हाय बेचारी बहू। सरिता की शादी एक अच्छे परिवार में हुई है। उसका पति रोहन उसे बहुत प्यार करता है। घर में उसकी सास शांति और ननद मीनाक्षी भी है, जो सरिता के किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करती। लेकिन फिर भी सरिता को ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेचारी बहू वही है और सबसे ज्यादा अत्याचार उसी पर हो रहा है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। अरे बहू, तूने इतनी ज्यादा चीनी क्यों डाल दी चाय में? हाय हाय माँ जी, मैंने तो उतनी ही मीठी बनाई है जितनी मीठी आपको पसंद है। माँ जी, आपको तो मेरे हाथ की चाय अच्छी ही नहीं लगती। जब देखो कुछ न कुछ कमी निकाल ही देती हो। अरे बहू, तू एक बात के पीछे ही पड़ जाती है। मैंने ऐसा कब कहा कि तू रोज चाय खराब बनाती है? सरिता अपने कमरे में चली जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बात करती है। हेलो माँ, कैसी हो आप? क्या कर रही हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तेरा मूड कैसा है? तेरी आवाज से लग रहा है कि कुछ तो हुआ है तेरे ससुराल में। अरे क्या बताऊँ माँ, यहाँ तो हर समय मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। मैंने अपनी सास के लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, लेकिन मेरी सास चाय पीते ही मुझे 4 बातें सुना दी। बेटी, तू इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही क्यों देती हो? तुम्हारी सास ने कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया, वो बड़ी है ना तुझसे। माँ ने इतना समझाया, लेकिन इस बात का सरिता पर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बेचारी बहू की छवि वो बदलना ही नहीं चाहती। अगली सुबह सब नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी सरिता ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे ना आज बाजार से कुछ सामान लेकर आना है। आज आप ऑफिस से आने के बाद मुझे लेकर चलना ना। भाभी, मुझे भी कुछ किताबें खरीदनी है। आप दोनों जा ही रहे हो तो मेरी किताबें भी ले आना। लो, अभी तो बात ही की है बाजार जाने की, तो एक फरमाइश आ गई। माँ जी, आप भी बता दो कुछ, और हाँ, मोहल्ले वालों से भी बोल दो अगर वो कुछ मंगवाना चाहते हो तो। बेचारी मीनाक्षी अपना सा मुंह लेकर रह गई। ये सब देखकर रोहन से चुप नहीं रह गया और वो गुस्से में बोला, सरिता, क्या हो गया है तुम्हें? मीनाक्षी ने तो सिर्फ किताबों के लिए बोला है। तुम्हें मीनाक्षी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। माफी मांगो उससे अभी। क्या? मैं माफी मांगू? दिन भर आपके घर के काम करूं मैं, आपकी और आपके घर वालों की बातें सुनूं मैं, और अब माफी भी मैं मांगू? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बोलकर सरिता वहां से चली जाती है। एक दिन उनकी पड़ोसन घर आती है। अरे सरिता, क्या कर रही है? और क्या करूंगी भाभी जी, बस घर का काम ही कर रही हूँ। आप बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो तुम्हारा हालचाल पूछने आई थी, लेकिन तुम तो बिजी लग रही हो। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। और क्या करूं भाभी जी, जब से शादी होकर आई हूँ ना, बस काम ही कर रही हूँ। और इस घर में ना कोई मेरी कदर नहीं करता। पति है जो बस घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। ननद को तो कॉलेज से फुर्सत नहीं। बची सास तो उनका सारा समय मेरी गलतियां निकालने में लग जाता है। अरे ये क्या कह रही हो सरिता? तुम्हारी सास तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ करती फिरती है कि तुम बहुत अच्छी हो, पूरा घर तुम्ही ने संभाल रखा है। हाँ तो क्या हुआ, इसमें गलत क्या कहती है? सच्ची तो कहती है। मेरी मर्जी के बिना इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। शाम को जब रोहन घर आया तो उसने सबसे कहा, कल हम सबको मौसी जी के घर जाना है। उनकी बेटी की शादी है। सब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, सुबह होते ही निकल जाएंगे। और सरिता, तुम कान खोलकर सुन लो, वहां जाकर किसी की बुराई भलाई शुरू मत कर देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाय हाय जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं सुबह शाम सबकी बुराई करती फिरती हूँ। आज तक कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी की पीठ पीछे किसी के बारे में कोई बुरी बात बोली हो तो। अरे बस बहू, बात को और ज्यादा आगे मत बढ़ा। हमें सब पता है तू हमारे साथ क्या व्यवहार करती है। ये बात घर तक रखना, शादी में किसी को कुछ मत बोलना, नहीं तो सब कहेंगे कि शांति की बहू कितना बोलती है। हाँ हाँ, सब कुछ तो मैं ही बोलती हूँ ना। आप लोग तो हर समय फूलों की बारिश करते रहते हो मेरे ऊपर। सारी गलती मेरी है जो मैं इस घर में आई। सबका कितना ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी तो आप लोगों की नजर में कोई कदर ही नहीं है।
अगली सुबह सब लोग मौसी जी के घर पर चले जाते हैं। वहां पर शादी का माहौल होता है, सब जगह चहल पहल होती है, बहुत सारे मेहमान आए हैं। सरिता को वहां बहुत अच्छा लग रहा है। वो अपने मन में सोचती है, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, कितनी रौनक है। मैं यहाँ किसी से ज्यादा बात नहीं करूंगी। अगर मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल गया तो रोहन जी तो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। सरिता ये सब सोच ही रही थी कि वहां रोहन की कजिन साक्षी आ गई और सरिता से बोली, आप सरिता भाभी हो ना? जितना आपके बारे में सुना था आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ वो तो है, मेरी सुंदरता की तारीफ सब करते हैं। मेरे मायके में तो सब यही बोलते हैं कि रोहन जी की किस्मत बहुत अच्छी है जिन्हें मैं मिली। लेकिन आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं रोहन भैया की कजिन हूँ। आपकी शादी पर नहीं आ पाई थी ना, इसलिए आप मुझसे मिली नहीं कभी। शांति मौसी और मीनाक्षी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्या कहा तुमने? मेरी तारीफ? कभी नहीं। मेरे ससुराल वाले कभी मेरी तारीफ कर ही नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी हूँ, मेहनती हूँ, लेकिन उन्हें तो मेरी कदर ही नहीं। सारा दिन घर का काम करती हूँ, फिर भी मेरी सास ना मुझे सुनाती रहती है और पति भी मेरी सास की साइड लेते हैं। ना कभी बाहर ले जाते हैं ना कहीं घुमाने। अगर घुमाने के लिए कभी बोल भी देना तो उनकी बहन बीच में आ जाती है। मैं कैसे रह रही हूँ उस घर में ये मैं ही जानती हूँ। सरिता की ये बातें सुनकर साक्षी को बड़ी हैरानी हुई। अब वो हर किसी के सामने अपनी बढ़ाई और ससुराल वालों की बुराई करने लगी। रोहन और शांति को सरिता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहे। अगले दिन जब वो अपने घर पर आए, सरिता, तुमने क्यों सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाया? तुमसे बोला था ना कि चुप रहना। अजी ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो इतना भड़क रहे हो? तुम जहां जाती हो अपना रोना शुरू कर देती हो, कभी किसी दूसरे की बात ही नहीं सुनती, बस अपनी कहती रहती हो। तुमने सबके सामने हमारा तमाशा बनाकर रख दिया है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। जिस घर में मेरी कदर ही नहीं उस घर में मेरा क्या काम? अरे क्या करूंगी मैं यहाँ रहकर? जो भी आता है मुझे सुनाकर चला जाता है। मैं तो किसी से कुछ नहीं कहती। सीधी सादी बहू मिल गई है ना सबको, तो जो जी में आए वो करो। सरिता ने अपने आगे किसी को कुछ बोलने ही नहीं दिया और उस दिन भी उसने सबके सामने खुद को बेचारी बना ही दिया। अगले दिन मीनाक्षी कॉलेज के लिए लेट हो रही थी, इसलिए वो हर काम जल्दी जल्दी कर रही थी। अपना नाश्ता लेने किचन में गई और पतीले में रखे गरम दूध को गिलास में डालने लगी। दूध का पतीला उसके हाथ से छूट गया और गरम गरम दूध उसके हाथ पर गिर गया। ओए माँ, हाय मेरा हाथ, माँ मेरा हाथ जल गया। मीनाक्षी की आवाज सुनकर सरिता दौड़ती हुई आई। ये क्या किया तुमने? तुम्हें नाश्ता चाहिए था तो मुझसे बोल देती, मैं क्या मना करती थी? अब पता नहीं कितने दिन की मुसीबत पाल ली तुमने। सरिता मीनाक्षी को उसके कमरे में ले गई और उसका बहुत ख्याल रखा। उसका इस तरह से ख्याल रखना शांति और रोहन को थोड़ा अजीब लगा। माँ, सरिता के दिमाग का भी कुछ पता नहीं। कल शादी में सबको इतना कुछ बोल कर आई है हमारे बारे में, और अब मीनाक्षी की कितनी अच्छी देखभाल कर रही है। ये ऐसा क्यों करती है? बेटा, तेरी बीवी की ना आदत हो गई है सबके सामने खुद को बेचारी दिखाने की, और आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। जब ये बोलना शुरू करती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती, इसलिए इसे पता ही नहीं चलता कि ये किसके सामने क्या बोली जा रही है। लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। हमें भी अपना दिल बड़ा करके ये जैसी है इसे स्वीकार करना चाहिए। होली की आत्मा। बचपन से शहर में रहने वाला मनोज इस साल होली की छुट्टियों में अपने गांव दुर्गापुर वापस आता है, जहां उसे देख पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। जब गया था तब इतना सा था, और अब देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ सरपंच जी, जब मैं गया था तब आप भी बहुत जवान थे, और अब देखो कितने बूढ़े हो गए हैं आप। चलो चलो, बढ़िया है, बच्चा घर वापस आ गया। इसी खुशी में आज रात पार्टी होगी। क्या बात है, गांव में भी पार्टियां होने लगी? वैसे अगर पार्टी की बात है तो आज क्यों सीधा होली पार्टी करते हैं। होली पार्टी की बात सुन
चहल पहल में अचानक सन्नाटा छा जाता है, जिसे देख मनोज को कुछ अजीब लगता है। लेकिन तभी सरपंच बात पलट देता है। अब बहुत देर हो गई, चलो सब अपने घर चलो, पार्टी के बारे में कल सोचेंगे। मनोज भी मम्मी पापा के साथ घर आ जाता है, पर होली पार्टी और उस पर पूरे गांव की खामोशी वाली बात अभी तक उसके जहन से निकलती नहीं। पापा, होली पार्टी की बात पर सब चुप क्यों हो गए थे? अरे होगी उनकी कोई अपनी बात, मुझे गांव की पंचायती थोड़ी पता है। थक गया हूँ, चलो सो जाते हैं, कल बात करते हैं। पापा की बात मानते हुए मनोज भी सोने चला जाता है। आज तो छुपा लिया, लेकिन हफ्ते बाद जब होली का दिन आएगा तब इसे कैसे रोकोगे? अगली सुबह सूरज के साथ ही मनोज भी गांव घूमने निकल जाता है, जिस पर रास्ते में उसे अपनी ही उम्र के कुछ लड़के भी मिलते हैं, जिनसे दोस्ती कर अब वो उनके साथ घूमने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और होली नजदीक आने लगती है। दोस्तों, होली में 4 दिन ही बचे हैं, पर गांव में उसकी कोई तैयारियां क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि यहाँ होली नहीं मनाई जाती। अरे पर ऐसा क्यों? वो राजा भूषण। अरे तुम 4 दिन के लिए आए हो, क्या इतना सोच रहे हो? चलो कुछ खाने चलते हैं। इसी के साथ एक बार फिर होली की बात को टलते हुए देख मनोज को शक होने लगता है। वो घर पहुंचते ही इंटरनेट पर अपने गांव और राजा भूषण के बारे में जानकारी निकालने लगता है। क्या? मुझे आज तक ये नहीं पता था। ऐसा कैसे? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? सारी जानकारी लेने के बाद मनोज गांव वालों या अपने मम्मी पापा से कुछ पूछे बिना खुद ही उसकी सच्चाई के बारे में छानबीन करने लगता है, जिसके चलते वो राजा भूषण की हवेली में पहुंचता है। वाह, क्या हवेली है यार! पर क्या यहाँ सच में कोई भूत है? हेलो भूत जी, कोई है क्या? हम इस साल गांव में होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या आप उस पर थोड़ा इंटरव्यू देंगे? मनोज के ऐसा बोलते ही गांव में तूफान उठ जाता है और हवेली में रखी सारी चीजें हिलने लगती है। एक अदृश्य शक्ति मनोज को धक्का देकर हवेली से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब देख मनोज हैरान रह जाता है। क्या अभी मुझे हवा ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया? मेरे होते हुए इस गांव में कभी होली नहीं मन सकती, इसलिए दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना, अंजाम बुरा होगा। आवाज सुन मनोज हैरानी से इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गांव वापस आ जाता है, जहां तूफान की वजह से सब कुछ तहस महस हो चुका होता है। आखिर ये तूफान आया कैसे? ना ऐसा कोई मौसम था और ना ही हमने होली का त्योहार मनाने की बात की थी। सरपंच की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना मनोज चुपचाप अपने घर चला जाता है। इस तरह देखते ही देखते होली का दिन भी आ जाता है और मनोज रंग लेकर गांव में निकल जाता है, लेकिन गांव पूरी तरह खाली होता है। अरे त्योहार का दिन है, धूमधाम की जगह मातम क्यों मनाया हुआ है? मनोज की आवाज सुन सब अपने घर की खिड़कियां खोल के घर के अंदर से ही उसे वापस जाने के लिए कहने लगते हैं, पर वो किसी की नहीं सुनता। तुझे पहले भी समझाया था, अगर होली खेलने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। अरे बात मान लो बेटा, तुम्हें सच नहीं पता। मुझे सब पता है। सालों पहले इस राजा ने एक अंधविश्वास फैलाया और आप लोग आज तक उसे मानते आ रहे हो। अरे बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे उससे भी बहुत पहले से इस गांव पर होली का श्राप है। अगर गांव में होली का त्योहार मनाया जाता है तो प्रलय आना पक्की बात होती है। राजा भूषण इस सब में नहीं मानते थे और त्योहार मनाने लगे, जिसके चलते होली वाले ही दिन पहले उनके बेटे की और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तभी से गांव की रक्षा के लिए उनकी आत्मा उस हवेली में रह रही है। सबकी बातें सुन मनोज उलझन में पड़ जाता है। सोचना भी मत मनोज, अगर तुमने इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसका परिणाम इस गांव और गांव के लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग एक बेतुकी बात को मानकर सालों से रंगों के त्योहार को मातम की तरह मनाते आ रहे हो। मनोज किसी की कोई बात ना मानते हुए पूरे गांव में रंग बिखेर देता है।
जिसके तुरंत बाद वहां तूफान के साथ बिजलियां गरजने लगती है। अचानक मौसम में ऐसा बदलाव देख जहां मनोज कंफ्यूजन में आ जाता है, वहीं गांव वाले डर से सहम जाते हैं। इस लड़के ने हमारे जैसे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव की खुशियों के लिए यहाँ होली मनाई है, जिस वजह से अब इस गांव पर होली का श्राप टूटता है। ऐसा बोलकर राजा का भूत वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद गांव के लोग धूमधाम से होली मनाते हैं। खुशियों के रंग गांव में बिखरे ही होते हैं कि अगली सुबह अचानक मनोज कहीं गायब हो जाता है और एक बार फिर गांव में होली का नया राज शुरू हो जाता है।